So hi everyone, next we are continuing with the sampling. So before starting with the sampling, हमें पता होना चाहिए what is population, what is sample. So defining population, population is a set of living or non-living objects or we can say elements which are under study. जो हम study करने वाले हैं, जितने भी हमारे living non-living elements आने वाले हैं उस स्पेसिफिक जगह पे उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे. अब उसी का अगर हम एक सबसेट उठा लें, ठीक है, मतलब उसी का अगर हम एक छोटा सा पार्ट उठा लें उसको हम बोलेंगे सैंपल. और व्हाट इज सैम्पलिंग? अब हमें पॉपुलेशन पता है. पॉपुलेशन क्या है? जो हम स्टडी कर रहे हैं, जिस जगह की स्टडी कर रहे हैं उसमें जितने भी लिविंग नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं उन सबको हम बोलेंगे पॉपुलेशन. वहाँ से हमने सैंपल उठाया. अब नो द प्रोसेस, नो द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड द सैम्पलिंग. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखनी है पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में, पॉपुलेशन कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट. और पॉपुलेशन छोटी सी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, बट सैंपल, सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट. सो सैंपल को ऐसा कैसे डिफाइन करेंगे? सैंपल इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, आई विल जस्ट पेज द कंटेंट क्योंकि ये सारा थ्योरी पार्ट है. सो विल जस्ट गो थ्रू दैट. Okay, so first what is sampling? Sampling is the procedure of selection of sample. उसके बाद मैंने population को define किया. population क्या है? population it is a set, जितना भी हमारा set है, a set of all the living or non living objects or elements under study. ठीक है, population can be finite or infinite, but the sample is always a finite subset of population. next है हमारे पास sample survey versus census survey. अब सैंपल सर्वे और सेंसस सर्वे में क्या डिफरेंस है पता ही चल रहा है. सैंपल मतलब सैंपल के रिलेटेड है, सेंसस मतलब पॉपुलेशन के रिलेटेड है. अब जब हमारे सर्वे की बात आती है तो सर्वे क्या है? जब हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम स्टडी कर रहे हैं जितने भी हमारे सैंपल में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में, तो हो जाएगा सैंपल सर्वे. और जब हम सेंसस सर्वे की बात करेंगे तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जब हम उसकी स्टडी करेंगे ऑफ पॉपुलेशन, तो हमारा जो है सेंसस सर्वे. अब इसमें हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में, मतलब 2 मार्क्स में एक तो यही पूछेगा डिफाइन सैम्पलिंग, डिफाइन सैंपल, डिफाइन पॉपुलेशन. दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है एडवांटेजेस ऑफ सैंपल सर्वे वर्सेस सैंपल सर्वे के क्या एडवांटेजेस हैं ओवर द सेंसस सर्वे. तो अब पूरी पॉपुलेशन का सर्वे करने से अच्छा हम छोटे से सैंपल का सर्वे करते हैं. ठीक है, वही है. सैंपल सर्वे को सबसे पहले डिफाइन करेंगे तो सैंपल सर्वे इज अ स्टडी ऑफ एलिमेंट्स. यहाँ पे स्टडी वर्ड आया है. ठीक है, तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सैंपल. अब यहाँ पे सैंपल सर्वे की बात करेंगे तो उसके एडवांटेज सबसे पहला टाइम सेविंग. छोटा सा सैंपल है, आराम से हम इसका सर्वे कर सकते हैं. देन कॉस्ट कम लगने वाली है. देन बेस्ट मेथड रहता है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव एलिमेंट्स. जैसे मैंने क्या लिया, मेरे पास ग्रेप्स थे. ठीक है, मेरा बाग है बहुत बड़ा, वहाँ पे मैंने ग्रेप्स उगाए हैं. अब वहाँ पर मैंने सैंपल सेलेक्ट किया. अब वो जो सैंपल सेलेक्ट किया, छोटा सा सैंपल सेलेक्ट किया, दैट इज ग्रेप्स का सैंपल. अब वहाँ पर मैं उसको टेस्ट करने लगूंगा. अब मैं हर एक पेड़ पे जाके हर एक ग्रेप का टेस्ट तो नहीं करूंगा. आई विल सेलेक्ट द सैंपल. तो अब उस सैंपल को जब मैंने टेस्ट किया तो वो खत्म हो गया. अब अगर मैंने ऐसे ही टेस्ट करने लगा तो पूरे के पूरे ग्रेप्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो सैंपल सर्वे का मतलब क्या रहता है? जब हम छोटे से सैंपल को लेते हैं तो हम छोटे से सैंपल की टेस्टिंग करते हैं. तो इसलिए ये बेस्ट मेथड रहता है फॉर द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, जैसे ये रह गया. या फिर जैसे मैं बात करूँ, दूध की फैक्ट्री है मेरी. अब दूध की फैक्ट्री में एक दिन में कितना ज़्यादा लीटर दूध बनता है. अब हर एक पैकेट की मुझे अगर सेंसस सर्वे करना है तो हर एक पैकेट की मुझे टेस्ट करनी पड़ेगी. तो अगर मैं हर एक पैकेट का टेस्ट करूँगा, उसको इवेलुएट करूँगा, तो मेरा दूध सारा ख़राब हो जाएगा. तो व्हाट आई विल डू, मैं रेंडमली सेलेक्ट करूँगा वहाँ से, और वहाँ से कुछ एक सैंपल सेलेक्ट किया मैंने 4-5 पैकेट्स, और उनकी मैंने टेस्टिंग करी और फिर देखा कि मेरा कुछ वेरिएशन तो नहीं आ रहा है. तो इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स. ठीक है, जो चीज़ें खराब हो सकती हैं, फॉर द डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के लिए बेस्ट मेथड रहता है. कौन सा? सैंपल सर्वे. और मैंने क्या बोला? टाइम सेविंग रहता है, लेस कॉस्ट रहती है. ठीक है, कॉस्ट भी नहीं लगेगी, टाइम भी बच जाएगा. और लास्ट है ओनली वन मेथड फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन. अब मानो कि मेरी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो उसके लिए दिस मेथड इज़ द ओनली वन मेथड. ठीक है, जो आराम से हम कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया हमारे पास सैम्पलिंग मेथड्स. अब हमने ये तो देख लिया कि भाई सैंपल क्या है, सैंपल सर्वे के एडवांटेजेस क्या हैं, हम सैंपल सेलेक्ट क्यों करते हैं. अब नेक्स्ट, सैंपल को सिलेक्ट करें कैसे, सैम्पलिंग के मेथड्स. तो वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम से पता ही चल रहा है, रैंडम मतलब कहीं से भी उठा लो. तो यहाँ पर हम इक्वल चांस देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वल चांस दूंगा हर एक जितने भी मेरे एलिमेंट्स रहेंगे ऑफ माई
सैंपल। तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया ग्रेप्स, ले लिया ग्रेप्स का गुच्छा ले लिया। अब ग्रेप्स के गुच्छे में से मैं किसी भी ग्रेप को उठा सकता हूँ, देयर इज इक्वल चांस। तो ये हो गया मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बट यहाँ पे दो तरह का है, SRS विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैंने जब ग्रेप उठाया, अब उस ग्रेप को मैंने खा लिया, ठीक है, ऐसे मानो मैंने इसको खा लिया, मैं उसको खा लिया, अब मैं उसको काउंट तो नहीं कर रहा हूँ, तो यानी क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया, SRS विद रिप्लेसमेंट, यानी अब उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। विदाउट रिप्लेसमेंट क्या रहता है, अब मैंने उस सैंपल को, जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो मैं मार्केट जाता हूँ, तो वहाँ पे मैंने फ्लावर्स देखे, ठीक है, फ्लावर्स है वहाँ पे मैंने सैंपल देखा फ्लावर्स का। अब मैंने एक फ्लावर का स्मेल लिया कि उसमें स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है, अब फ्रेग्रेंस कह सकते हैं। अब वहाँ पे मैंने उसको फ्रेग्रेंस ली, उसको उसको वापस उसमें रख दिया। अब अगेन आई एम असाइनिंग इक्वल चांस टू ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी वहाँ पे थे, उसको रखने के बाद मैं वापस उसको भी उठा सकता हूँ। देर इज इक्वल चांस कि मैं उस वाले सैंपल को वापस उठाऊँ, उस वाले एलिमेंट को वापस उठाऊँ, तो इट कम्स अंडर SRS विदाउट रिप्लेसमेंट। जब मैं उसको एक्सक्लूड नहीं करूँगा, जब मैं उसको वापस काउंट करूँगा, तो वो आ जाएगा मेरा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था, मतलब ये 5 नंबर में आ सकता है सैम्पलिंग मेथड्स, या 3 नंबर में भी सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर कर देना। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एग्जांपल क्या हो गया, कुछ भी सिंपली उठा लो, या फिर ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक क्लास से बच्चे उठाए। अब आई विल जस्ट रैंडमली सेलेक्ट 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं कुछ इवेलुएट नहीं कर रहा हूँ कि इनमें से कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा पढ़ रहा है उसको इवेलुएट करूँ, नहीं, यहाँ पे कोई भी बाइसिंग नहीं होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट आई विल जस्ट सेलेक्ट द सैंपल, यानी पाँच लोगों का सैंपल मैं उठाऊंगा, और उनको बाद में कुछ भी उनको काम होगा उनको दे दूंगा। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में अगर एग्जांपल लिखना है तो कुछ भी हम ले सकते हैं, बट टेस्टिंग ऑफ सैंपल या कुछ भी, जैसे मार्केट से कुछ लाया, या हम जैसे ड्रग टेस्टिंग करते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, तो अगर हमें ड्रग टेस्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास मेडिसिन बन रही हैं, तो सिंपल कोई भी 4-5 उठाएंगे सैंपल, उसकी फूड टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह वो सब। तो ये सब हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। तो इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, इसके टाइप्स पूछ सकता है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना, या फिर इसकी एग्जांपल्स पूछ सकता है, उसके उसके रिलेटेड रेडी रहना, ठीक है। ये होगा पहला। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड से पता ही चला, स्ट्रेटिफाइड मतलब ग्रुप्स। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास हेट्रोजीनियस डाटा रहता है, यानी जैसे मैंने मान लिया, अब यहाँ पे मेरे पास ग्रेप्स की बात हो रही है, तो अब मेरे पास ग्रेप्स जो हैं दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक मैंने मान लिया कि वो पर्पल कलर वाले होंगे, ठीक है, ब्लैक वाले ग्रेप्स मान लिया, और दूसरा मैंने मान लिया मेरे ग्रीन वाले, ठीक है। अब यहाँ पे हेट्रोजीनियस डाटा है, दोनों मिक्स हैं ग्रेप्स। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट वाला मैंने क्या किया, जो हेट्रोजीनियस डाटा है उसको होमोजेनियस डाटा में, होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी मैंने जो ग्रीन वाले थे ग्रेप्स उनको साइड पे कर दिया, और दूसरे वाले ग्रेप्स उनको साइड पे कर दिया। अब उन दोनों में से मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, रैंडमली। अब मैंने रैंडमली उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो फिर अप्लाई किया। पहले मैंने क्या किया, उस ग्रुप के 2 ग्रुप बना दिए और उस ग्रुप से सेलेक्ट किया। एक और एग्जांपल लेते, जैसे एक क्लास है, क्लास से मैंने सैंपल उठाना है, ठीक है, तो वट एवर मैंने देखा यहाँ पे लड़कियाँ भी और लड़के भी हैं, तो मैंने क्या किया, लड़कियों का ग्रुप अलग से बना दिया, लड़कों का ग्रुप अलग से बना दिया। अब मैंने क्या किया, दो लड़कियों को उठाया और 2 लड़कों को लिया, तो यहाँ पे जो मेरा सैंपल बना, 4 लोगों का सैंपल बना। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस डाटा को होमोजेनियस ग्रुप्स में डिफाइन करते हैं, देन वहाँ पे SRS करते हैं, यानी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो होमोजेनियस ग्रुप होता है, एक होमोजेनियस ग्रुप को हम स्ट्रेटम बोलते हैं। जैसे मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्लास थी, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे क्या था, होमोजेनियस डाटा था। तो यहाँ पे मैंने क्या ग्रुप बनाया, बॉयज़ का और गर्ल्स का। अब ये बॉयज़ का ग्रुप और गर्ल्स का ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेटम, ठीक है, और इस पूरे को बोलेंगे स्ट्राटा। अब यहाँ से मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करी, और यहाँ से मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग परफॉर्म करी। अब यहाँ पे भी कोई बाइसिंग नहीं होनी चाहिए, मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगा, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, और फिर वहाँ से मैंने सैम्पल चूज़ किया, ठीक है। सो ये एग्जांपल थी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। थर्ड हमारा क्या है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अभी थोड़ा सिस्टमेटिक है, ये कैसे, जब मेरे पास होमोजेनियस डाटा रहेगा और सीरियली वाइज अरेंज रहेगा, यानी मैंने मान लिया मेरे पास क्लास थी स्टूडेंट्स की। अब यहाँ पे मेरे पास बच्चे हैं 1 से लेके आई विल से 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सैंपल बनाना है, और मुझे चाहिए 6 लोग, ठीक है, या फिर आई विल से 5, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5
सैम्पल साइज कितना चाहिए 5। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में कैसे फाइंड आउट करूँगा, सबसे पहला मेरा पॉपुलेशन साइज कितना है 60। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने पॉपुलेशन देख लिया 60 है और मुझे सैम्पल कितना निकालना है 5। सो फर्स्ट आई विल फाउंड द स्ट्रेटम, मतलब मैं कितने ग्रुप्स बना सकता हूँ, तो के यानी मैं निकाल रहा हूँ स्ट्रेटम। जिसे मैंने मान लिया सैम्पल साइज जो है मेरा 5, इसको मैंने स्मॉल एन मान लिया और पॉपुलेशन साइज को मैंने कैपिटल एन मान लिया। तो व्हाट आई विल डू, मैं पॉपुलेशन जितने मेरे पॉपुलेशन है अपॉन कितना मुझे सैम्पल चाहिए वो उससे डिवाइड कर दूंगा, यानी 60 की पॉपुलेशन थी, मैं इसको 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, दिस इज 65। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पे 12 मतलब 12 जो मेरे रहेंगे 12 एलिमेंट्स रहेंगे एक ग्रुप में, यानी मेरे पास ग्रुप कितने बनने वाले हैं यहाँ पे टेस्टिंग 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे 12 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो स्ट्रेटम है वो 12 का बनेगा। अब यहाँ पे 12 का ग्रुप बनेगा और कितने ग्रुप बनने वाले हैं 5 ग्रुप बनेंगे, क्योंकि मुझे कितना चाहिए सैम्पल साइज 5। तो मुझे 5 सैम्पल साइज चाहिए, इसलिए मैंने 5 ग्रुप्स बनाए, हर एक ग्रुप में 12 लोग हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक रैंडम सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने R चूज़ किया, मतलब रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, आई विल जस्ट मूव दिस पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है R रैंडम सिलेक्शन है। रैंडम सिलेक्शन मतलब मैं कुछ भी चूज़ करूँगा इनमें से। अब मुझे 1 से 12 में से कोई भी एक नंबर चूज़ करना है। 1 से 12 में से मैंने मान लिया, मैंने चूज़ किया 7। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, 8 चूज़ करो, 9 चूज़ करो, 3 चूज़ करो, 4 चूज़ करो। अब क्या करना है, अब ये 7 है, रैंडम सेलेक्ट किया। अब मेरा जो पहला जो मुझे कितने 5 बंदे चाहिए, मतलब 5 ही सैम्पल साइज चाहिए। मेरे 60 स्टूडेंट्स की क्लास थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए। मैंने देखा कि 60 लोग हैं, 60 में से मुझे 5 ही लोग चाहिए, तो मैंने 5 ग्रुप बनाए। 5 में हर एक ग्रुप में 12 लोग हैं। 12 में से मैंने रोल नंबर बोला, रोल नंबर 7। रोल नंबर 7 पहला आ गया तो मेरा, तो यहाँ पे जो मेरा पहला जो आएगा वो आएगा मेरा के आर। आर कितना आ गया 7, ये मेरा पहला सेलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस आर में के ऐड करता जाऊँगा। आर में के ऐड किया, यानी रैंडम सिलेक्शन में मैंने अपना सेटअप ऐड कर दिया। 12 + 7, ठीक है, समझ में आया, तो हो जाएगा 19। मतलब अब मैं जैसे अगर मैं शॉर्ट एग्जांपल लेता तो मैं यहाँ पे 6 का अगर सैम्पल सेलेक्ट करता, इन केस अब इसको भूल जाओ, 6 का सैम्पल सेलेक्ट करता तो यहाँ पे मेरे पास ग्रुप बनते 6, यानी एक बनता 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो मैंने अगर बोला कि रोल नंबर 3 आ जाओ, रोल नंबर 3 आ जाओ, रैंडमली सेलेक्ट किया, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मेरा सैम्पल क्या बन गया 3, 13, 23, 33, 43, 53, 6 लोग मिल गए। और दिख रहा है सिस्टमेटिक मिले, क्यों, क्योंकि उसमें 10 का गैप है। 10 का गैप कैसे लिया मैंने, 10 लोगों का ग्रुप था उसके बेसिस पे। ठीक है, तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 लोगों का ग्रुप था तो 12 उसमें ऐड करते जाएंगे। अब क्या हो जाएगा R+2K, R+3K, R+4K। ठीक है, तो उसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे 19 में 12 और ऐड कर देंगे, 21 में और 12 और ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 का ग्रुप है ना, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 33। फिर इसमें और ऐड कर देंगे 12, 45। ठीक है, तो ये मेरा 5 का से ग्रुप बन गया। तो ये था मेरा रैंडम सिलेक्शन के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे 21 आएगा, 31 आएगा। फिर जब इसमें मैंने तो यहाँ पे जब मैंने 12 प्लस किया तो कितना हो गया, मतलब 2K, यानी 2 × 12 और R। तो यहाँ इसमें सीधा R ही प्लस कर देता है, 12 हो गया या 20, 31। ठीक है, 9, 10, 11, 9, 10, ओके। यहाँ पे जब मैंने प्लस किया तो 43 और यहाँ पे प्लस किया तो 45। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा सैंपल सेलेक्ट हो गया। तो मेरा जो सैंपल सेलेक्ट हुआ है
दिस इज 7, 19, 13, 43, 55। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांस तो कम ही है, बट अगर आ गया तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई मेरे पास इतनी पॉपुलेशन है एंड आई वांट टू मेक द सैम्पल साइज ऑफ 6 या 7। ठीक है, 7 ही ग्रुप का 7 ही लोग चाहिए मुझे, 6 ग्रुप 6 चाहिए। उसके हिसाब से मुझे परफॉर्म द सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और मुझे सैम्पल के वो बता दो। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाना, n बाई n उसके ग्रुप बनाने हैं, उसमें एक रैंडम सेलेक्ट करो, कुछ भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट करो। रैंडम सिलेक्शन का मतलब ही है R, या फिर वो दे देगा तो उसके हिसाब से चलो। रैंडम सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें के ऐड करते जाओ और उस तरीके से सैम्पल हमारा बन जाएगा। ठीक है, डेट्स ऑल अबाउट द सैम्पलिंग। सबसे पहले हमने देखा पॉपुलेशन, सैम्पल की डेफिनेशंस और उसके बाद सैम्पलिंग। सैम्पलिंग इज द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैम्पल, जो हम अभी कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा हमारा सैम्पल सेलेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव कवर्ड कैसे हम सेलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग मेथड्स। उसमें हमारे 3 मेथड्स आ गए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा आ गया हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये था हमारा सैम्पलिंग। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, मेजर पार्ट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये था थ्योरी पार्ट। और जो मेजर पार्ट है वो हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस क्या रहती है। तो हाइपोथेसिस इज अजम्पशन और स्टेटमेंट अबाउट द पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इन केस मैं कोई भी अजम्पशन दे रहा हूँ या स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो वो मेरी हाइपोथेसिस है। लाइक मैंने बोल दिया कि भाई जो ये सर हैं ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो मेरी हाइपोथेसिस है। अब उसको प्रूव करना वो हाइपोथेसिस सही है या गलत है, वो रिसर्चर का काम है। अब मैंने एक हाइपोथेसिस दे दी, ठीक है, तो वो सब वो आ जाएगा हाइपोथेसिस में। अब हाइपोथेसिस 2 तरह की होती है, एक होती है सिंपल, एक होती है कॉम्पोजिट। सिंपल क्या होता है, जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स हम डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वली क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हमने बात की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वो किस पे डिपेंड करता है, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वो डिपेंड करता है म्यू और सिग्मा पे, यानी म्यू और सिग्मा स्क्वायर पे, यानी मीन और वेरिएंस पे डिपेंड करता है। अगर उसने मीन की वैल्यू भी दी है और वेरिएंस की वैल्यू भी दी है, तो मतलब उसने स्पेसिफाई कर दिया सारे पैरामीटर्स को। सो यहाँ पे मेरी हो जाएगी सिंपल हाइपोथेसिस। बट अगर वो इनमें से एक भी स्पेसिफाई ना करे या फिर एक स्पेसिफाई करे, मतलब डज नॉट स्पेसिफाई एनी ऑफ द पैरामीटर्स, अगर उनमें से एक भी एब्सेंट है, तो वो मेरी कंपोजिट हाइपोथेसिस हो जाती है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, ये था। अब जो हमारा पार्ट है स्टैटिस्टिक वाला पार्ट, उसमें आ जाता है हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या रहेगा, सेम अजम्पशन ऑन स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, अब आ जाएगा पॉपुलेशन पैरामीटर। अब बात करते हैं हम, स्टैटिस्टिक हाइपोथेसिस तो हो गया, अब हमारा आता है नल हाइपोथेसिस और जो मेरा मेन पार्ट है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब हमें जो मेजर क्वेश्चन आएगा उसमें यही आएगा, हमें पहले नल हाइपोथेसिस डिफाइन करनी पड़ेगी, अल्टरनेटिव डिफाइन करनी पड़ेगी और फिर हमें आगे चलना पड़ेगा। अब नल हाइपोथेसिस से ध्यान रखना, नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होती है जिसको रिसर्चर हमेशा डिसअप्रूव करना चाहता है। नल मतलब जिसने कुछ भी दे दी, जिसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहता है नल हाइपोथेसिस, सबसे पहला तो ये एच नोट से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद ए रिसर्चर wish to disprove null hypothesis। ठीक है, तो यहाँ पे ये विश वर्ड जरूरी लिखना है। रिसर्चर विश टू, वो करना चाहता है, जरूरी नहीं है कि वो उसने कर दिया। ये लिखना रिसर्चर डिसअप्रूव नल हाइपोथेसिस, नहीं, रिसर्चर विश टू डिसअप्रूव नल हाइपोथेसिस, वो चाहता है बट नल हाइपोथेसिस कैन बी अप्रूव्ड। ठीक है, अब ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस के 3 जो है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को कैसे करेंगे, सबसे पहला ये यहाँ पर इसको अगर हम कंपेयर करेंगे विद द अल्टरनेटिव, तो वो लिख देते हैं अल्टरनेटिव के साथ में, फिर इसको कंपेयर करते हैं। तब यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या रहेगी, वो एच नॉट से रिप्लेस कर एच नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, H1 से डिनोट कर सकते हैं, H2 से अप टू HN, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, बट एच नॉट से डिनोट नहीं करना है। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, ए रिसर्चर विश टू अप्रूव,
विश टू अप्रूव नल हाइपोथेसिस। सिंपल है। यहाँ पे रिसर्चर क्या करना चाहता है, उसको अप्रूव करना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन देख लेते हैं। सो हमारे पास है नल हाइपोथेसिस और यहाँ पे आई विल राइट एच नॉट, यहाँ पे आई विल राइट एच वन। ठीक है, अब यहाँ पे एच नॉट जो होती है नो रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है, कुछ बेतुकी बातें जिसने कुछ भी कह दी, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरा इंडिपेंडेंट रहती है और तीसरा इक्विवेलेंट। मतलब होता है इक्विवेलेंसी, यहाँ पे इक्वल बोल देगा भाई जितना लड़के पढ़ रहे हैं उतने लड़की भी पढ़ रही हैं। सो डिफरेंस है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जितना लड़के पढ़ रहे हैं उतना लड़कियाँ पढ़ रही हैं, ये पॉसिबल नहीं। बस उसने बोल दिया कि इक्वल है, रिलेशनशिप नहीं है कोई, इंडिपेंडेंट है। अब इसका सेम इसका उल्टा हो जाएगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में क्या रहेगा, रिलेशनशिप रहता है, दूसरा डिपेंडेंसी रहती है, ठीक है, और नॉट इक्विवेलेंट। तो अगर पूछ लेगा डिफाइन नल हाइपोथेसिस, डिफाइन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इस तरीके से डिफाइन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस डिफाइन करने के बाद अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में। एक तो ये आ सकता है डिफाइन नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ एरर। अबे टाइप्स ऑफ एरर जो पूछ रहा है यहाँ पे ये नहीं लिखना है मैनुअल एरर, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, लैब एरर, वटेवर, बहुत से नहीं। यहाँ पे वो स्टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, तो यहाँ पे टाइप 1 टाइप 2 एरर आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल एच नॉट लिखना है। यहाँ पे मैंने मान लिया एच नॉट ट्रू था और एच नॉट फॉल्स था, यानी पहले एच नॉट सही था और फिर एच नॉट गलत था। और यहाँ मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने रिजेक्ट कर दिया। पहले रिजेक्ट करना है फिर एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने एच नॉट ट्रू था बट मैंने रिजेक्ट, पहले मैंने ट्रू फॉल्स लिखा और उसके बाद मैंने रिजेक्ट और एक्सेप्ट लिखा। तब यहाँ पर होता क्या है, अब जैसे मैंने मान लिया दोनों में एच नॉट की ही बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे एच नॉट ट्रू था बट मैंने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरा एरर आ जाता है। अब यहाँ पे एच नॉट सही था और मैंने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। यहाँ पे एच नॉट गलत था और मैंने रिजेक्ट किया, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एरर आ जाता है। अब जो इस बॉक्स में आएगा ना, अब अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा इट इज़ टाइप 1 एरर, इट इज़ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है, हम जो टाइप 1 रहता है उसमें हमारी एच नॉट सही रहती है बट हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और एच जो हमारा टाइप 1 एरर रहता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, अगर हम उल्टा लिखें H1 के बारे में, तो H1 क्या हो जाएगा, अगर मेरा H नॉट ट्रू है और उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, यानी मेरा H1 वहाँ पे गलत था और मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। समझ में आया, बस उसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है मेरा टाइप 1 टाइप 2 एक बार मैं लिख देता हूँ। टाइप 1 में क्या रहेगा, टाइप 1 इज अल्फ़ा। अल्फ़ा में क्या रहेगा, अगर मेरी H नॉट ट्रू होती है बट रिजेक्टेड, तो उसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर, दैट इज अल्फ़ा। ठीक है, और बीटा इसका दूसरा रह जाएगा। बीटा क्या रह जाएगा, अगर मेरा एच नॉट गलत रहेगा बट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये बॉक्स बना लेना, पहले ट्रू फॉल्स लिख देना और रिजेक्ट सब लिख देना। जो फर्स्ट बॉक्स आएगा वहाँ पे टाइप 1 रहेगा और जो सेकंड बॉक्स आएगा उसमें टाइप 2 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हमें एरर को कम करना है। सो टू मिनिमाइज द एरर,
टू मिनिमाइज बोथ टाइप्स ऑफ एरर, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा और ये बीटा है। अब अगर हम अल्फ़ा बढ़ाएंगे तो बीटा कम हो जाएगा, और अगर हम अल्फ़ा कम करेंगे तो बीटा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अल्फ़ा को एक स्टैंडर्ड लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा जो रहता है वो थोड़ा सा सीरियस रहता है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम कॉज करता है। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को एक फिक्स कर देते हैं। फिक्स क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू कांस्टेंट कर देंगे। तो मेनली इसकी वैल्यू 5% रखते हैं, यानी 0.05 इसकी वैल्यू आ जाती है। या फिर हम इसकी वैल्यू 1% या 1%, 2%, 10% भी हो सकती है, बट मेनली हम इसको फिक्स कर देते हैं अल्फ़ा को। तो अगर हम अल्फ़ा को फिक्स कर देंगे 5%, तो बीटा भी चेंज नहीं होगा। तो हम जब हमारा बात करते हैं टू मिनिमाइज बोथ टाइप्स ऑफ एरर, वी हैव टू फिक्स अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा थोड़ा सीरियस एरर रहता है, ठीक है। सो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, सिंपल कंपोजिट हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने देखा नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद हमने देखा एरर। एरर हमारे पास दो तरह का है, टाइप 1, टाइप 2। अब यहाँ पे हमारा है आगे सैम्पल टेस्टिंग। उससे पहले अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के बारे में आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या रहता है, तो पेपर में अगर वो 2 नंबर में पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ सकता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन करो। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज LOS भी बोल सकता है। तो LOS इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। उसी को हम बोलते हैं अल्फा। तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको हम LOS बोलते हैं। तो हम यहाँ पे जब हम अपना नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, LOS के बारे में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है सैम्पल टेस्टिंग। अब यहाँ पे सैम्पल टेस्ट 2 तरह के होते हैं, लार्ज सैम्पल टेस्ट और स्मॉल सैम्पल टेस्ट। अगर मेरा सैम्पल साइज, यहाँ पे मैंने क्या बोला, लिख रहा था है लार्ज सैम्पल टेस्ट और एक होता है स्मॉल सैम्पल टेस्ट, ठीक है। हमारे सिलेबस में स्मॉल सैम्पल टेस्ट है। तो अगर मेरा स्मॉल सैम्पल टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 से कम रहते हैं और यहाँ पे 30 से ज़्यादा रहेगा। 30 से ज़्यादा रहेगा तो लार्ज सैम्पल टेस्ट यूज़ करेंगे, 30 से कम रहेगा तो स्मॉल सैम्पल टेस्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो मेन आगे जो पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ ठीक है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट्स। अब यहाँ से नाम से पता चल रहा है पैरामेट्रिक जो पैरामीटर पे डिपेंड करेंगे और नॉन पैरामेट्रिक जो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट में जो हमारे सिलेबस में जो हम डिस्कस करने वाले डिटेल में वो है टी टेस्ट, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। क्योंकि अभी थ्योरी पार्ट हो गया है तो अभी इतना सा पढ़ने के बाद वो एकदम स्किप हो जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा विल्कोक्सन, साइन, रैंक्ड टेस्ट, इट इज टेस्ट, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, और दूसरा रहेगा हमारा मैन विटनी टेस्ट। ठीक है, और भी रहते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, जो पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, और नॉन पैरामीट्रिक जो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास अब फ्रॉम द पैरामीट्रिक टेस्ट, ओके, फ्रॉम द टी टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।